तो अगला जो टॉपिक है अपना वो कौन सा, एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, विज्ञापन। ठीक है, तो विज्ञापन किसे कहते हैं? विज्ञापन होता है एन एडवर्टाइजमेंट इज ए डिस्प्ले, ठीक है, वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जॉब और सर्विस टू एनकरेज पीपल बाय और टू यूज इट। यानी कि एक विज्ञापन जो होता है वो एक डिस्प्ले रहती है, एक डिस्प्ले के अंदर होता है, या वर्बल इनपुट होता है यानी कि मौखिक भाषा के अंदर होता है, ठीक है ना, और डिस्क्रिप्शन में होता है, उसका वर्णन दिया हुआ होता है, ठीक। और उसके अंदर जो है क्वालिटी बताई जाती है, यानी कि विशेषता बताई जाती है कि जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, जो उत्पाद हम दे रहे हैं, ठीक है, जो चीज हम बेच रहे हैं या जिस चीज को हम जो है वो सेल कर रहे हैं, तो उसकी जो है क्वालिटी कैसी है, विशेषता कैसी है, या फिर जॉब कि भाई वो किस काम के लिए है, ठीक। और उसके बाद में सर्विस, यानी कि उसकी सर्विस कैसी है, वो सेवाएं किस प्रकार से दे रहा है, ठीक है। टू एनकरेज पीपल, ताकि लोग जो है वो एनकरेज हो, प्रोत्साहित हो, किसको, उस चीज को खरीदने के लिए या फिर उस चीज को यूज करने के लिए, ठीक है ना। जैसे तुम अभी टीवी के अंदर ऐड देखते हो, टीवी के अंदर ऐड आते हैं, ठीक है, कोई सा भी जो है वो चलता रहता है सीरियल, और या कोई सी फिल्म चलती रहती है, तो बीच में ऐड आते हैं ना, तो उसको ऐड ये शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, उसका पूरा नाम क्या, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अपन जो ऐड बोलते हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म में उसकी ये ऐड, बस, ठीक है। तो वो पूरा क्या है, एडवर्टाइजमेंट, यानी कि वो विज्ञापन है। तो उसमें क्या बताया जा रहा है, मान लो किसी कार का आया कि हुंडई की कार है या टोयोटा की कार है, तो यानी कि वो विज्ञापन बता करके, और वो क्या कोशिश कर रहा है कि भाई लोग जो है वो हमारी चीज खरीदे, ठीक है। जैसे मान लो किसी बालों में लगाने में तेल का विज्ञापन आया, तो वो विज्ञापन दर्शा करके, वो क्या विज्ञापन है, तो वो क्या जाहिर करना चाह रहा है उस चीज को कि भाई आप जो है वो हमारा प्रोडक्ट क्या करो, खरीदो, ठीक है ना, या फिर उसे यूज करो, या और दूसरे बहुत सारे हैं, ठीक है। मान लो कोई से पेप्सी का आया, कोका कोला का आएगा, तो ये सारे जो विज्ञापन हैं, तो ये जो है ये तो वीडियो के माध्यम से है, ठीक है ना। लेकिन वीडियो के माध्यम से नहीं, यहाँ पे जो तुम्हारा एग्जाम के अंदर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में, लिखित फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो लिखित फॉर्मेट के अंदर जो अपन को देना होता है, तो वो किस में दिया जाता है, न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है। ये जो विज्ञापन दिया होगा ये किसके अंदर है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर तुमने देखा होगा, तो न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट का एक अलग ही कॉलम आता है, पूरा जो अखबार आता है ना, उसके अंदर जितने भी पेज रहते हैं, ठीक है, तो उनमें से एक तो अपने यहाँ का हो जाता है, ठीक है, कि भाई अपना जो जिला है उसका पेज हो जाता है, उसके बाद में एक जो खेलकूद का पेज हो जाता है, ठीक, उसके बाद जो है देश विदेश की खबरें हो जाती है, ठीक है ना, और उसके बाद में एक अलग से एडवर्टाइजमेंट का पेज दिया हुआ होता है। तो उस एडवर्टाइजमेंट के पेज में मान लो कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है तो प्रॉपर्टी का दिया होगा, किसी को मकान सेल करना तो मकान का दिया हुआ होगा, ठीक है। मान लो किसी को शादी के लिए लड़का चाहिए तो उसका एडवर्टाइजमेंट है, लड़की चाहिए तो उसका एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है ना। कोई चीज, कोई पर्सन मान लो मिसिंग हो गया, जैसे मान लो कोई पर्सन जो है वो गुम गया, ठीक है, यहां से गया वो अकेला, और उसके बाद में उसका पता नहीं है, वो पता नहीं कहाँ गया। अब उसके घर वाले क्या करेंगे कि उसके घर वाले अखबार के अंदर इश्तिहार देंगे, जिसे उर्दू के अंदर इश्तिहार बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, और हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, विज्ञापन, कि भाई ये जो लड़का था इसका ये कलर है, और ये फोटो है इसकी, और ये जो है इतनी तारीख से इतनी तारीख को जो है ये घर से निकला था, और ये यहाँ से जो है जब से जो है ये लापता है, तो जिसे भी मिले वो जो है वो इस नंबर पे सूचना देवे, और देने वाले को जो है वो 5,000 10,000 50,000 जितने का भी होगा वो इनाम दिया जाएगा। ये सारा जो है ये किसके अंदर दिया होता है, एडवर्टाइजमेंट वाले पेज में, अखबार के अंदर। तो उसी तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट आता है, अब मान लो कि तुम्हारे एग्जाम के अंदर आ गया कि भाई ब्राइड वांटेड, ठीक है ना। जैसे मान लो कि तुम जो हो, तुम्हें जो ब्राइड चाहिए, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, ठीक है, इंग्लिश के अंदर ब्राइड का मतलब क्या होता है, दुल्हन या वधू, ठीक है ना, कि वधू चाहिए अपन को, ठीक है। उसका जो है तुम एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के अंदर दो, कि तुम जो हो, नाम नहीं दिया होगा, बस यूं दिया होगा कि भाई तुम जो हो लड़के हो और तुम्हें जो है एक वधू चाहिए, तो उसके लिए जो है तुम एडवर्टाइजमेंट दो। अब उसमें तुम्हें जो है ये जो मेन जो इसका फॉर्मेट है ये ध्यान रखना है। अब इसमें पेपर में से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ना के बराबर चीज मिलेगी, बहुत कम, ठीक है ना। मान लो 10% चीज भी नहीं मिलेगी पेपर के अंदर से, बाकी सारे में पेपर के अंदर से तुम्हें मिल रहा था, उसके अंदर से तुम उठा करके लिख रहे थे। वहां सिर्फ क्वेश्चन 2 लाइन का आएगा कि तुम ये हो और तुम्हें वधू चाहिए, अगर तुम लड़की हो तो वर चाहिए, ठीक है ना, जिसका भी होता है। तो अगर वहां पे हो कि तुम ब्राइड वांटेड, ब्राइड का अगर आता है, ठीक है ना, कि वधू चाहिए, ठीक, तो अब उसके अंदर क्या होगा कि वधू चाहिए यानी कि लड़की चाहिए अपन को, ठीक है ना। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, डिटेल ऑफ, पहले तो ये फॉर्मेट बना लेना, ठीक है, ये फॉर्मेट बन गया, बॉक्स बन गया। उसके बाद में एक अंडरलाइन अपन को खींचनी है, फिर यहाँ पे लिखना है ब्राइड वांटेड, ठीक है, वधू चाहिए,
ठीक, अगर यहाँ पे वधू नहीं चाहिए, अगर उसके अंदर दे रखा है कि ग्रूम वांटेड, GROOM, ग्रूम वांटेड या ब्राइड ग्रूम, इसको ब्राइड ग्रूम भी बोलते हैं, यानी इसका मतलब होता है दूल्हा। शॉर्ट फॉर्म में इसे ग्रूम बोला जाता है और लॉन्ग फॉर्म में इसको पूरा बोलेंगे तो ब्राइड ग्रूम। इसका मतलब क्या होगा, दूल्हा या वर, ठीक है। और सिंपली ब्राइड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, दुल्हन या वधू, ठीक है, यानी कहने का मतलब लड़की चाहिए, ठीक है। अब अपन को चाहिए ब्राइड वांटेड। अब जिसको ब्राइड चाहिए यानी जिसको लड़की चाहिए, तो इश्तेहार कौन देगा, विज्ञापन कौन देगा, लड़का, लड़के की फैमिली देगी ना, ठीक है। तो लड़के की फैमिली देगी तो उसके अंदर ये बॉक्स बनेगा, ठीक। उसके बाद में सबसे पहले क्या है, डिटेल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम, यानी कि डिटेल आएगी ब्राइड ग्रूम की, सबसे पहले अपनी, किसकी, जो लड़का दे रहा है उसकी खुद की, ठीक है। वो उसकी विशेषताओं का वर्णन करेगा कि मेरी विशेषताएं क्या क्या है। आप डायरेक्ट जो है लड़की को पहले नहीं वो कर सकते कि लड़की की विशेषताएं पहले बोल दो, ठीक है। जब आप कोई चीज मार्केट के अंदर सेल कर रहे हो, ठीक है ना, आप अपने आप को यानी कि मार्केट के अंदर क्या कर रहे हो, बेच रहे हो विज्ञापन के जरिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी विशेषताएं बतानी पड़ेगी। जब आपको कोई दूसरा इंसान खरीदेगा, मान लो आज तुमने कोई दुकान खोली, कपड़े की दुकान खोली या कोई सी भी दुकान खोली, तो तुम उसके पहले पंपलेट बंटवाओगे, उसके बाद में तुम ये बताओगे कि हमारे यहाँ ये इस प्रकार का जो माल मिलता है, ठीक है। तो अपने क्या अपन कर रहे हैं, विज्ञापन के जरिए क्या बता रहे, विशेषता बता रहे हैं ना, ताकि सामने वाला आकर्षित होकर के अपनी चीज क्या करे, खरीदे। तो इसी प्रकार तुम क्या कर रहे हो, अपने आप को वहां पे बता रहे हो कि भाई मेरे अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले अपनी विशेषताएं, अगर लड़के को वधू चाहिए तो पहले लड़के को खुद की विशेषताएं बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें डिटेल क्या क्या देनी है कि सबसे पहले तो तुम्हें लिखना है यहाँ पे कास्ट। अब उसके अंदर ये नहीं दिया होगा, अगर दिया हुआ होता है तो बहुत मुश्किल से ना के बराबर, लेकिन उसके अंदर नहीं दिया होगा कि कास्ट। अगर उसमें दे रखा है कि आप हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आप जो है यहाँ पे हिंदू फैमिली के ब्राह्मण परिवार से, तो आप यहाँ पे कास्ट लिख देना, ठीक है, कि हम हिंदू हैं और हम ब्राह्मण हैं या राजपूत है। अगर उसमें दिया हुआ है तो, पेपर के अंदर दिया हुआ है तो, वरना पेपर के अंदर बहुत मुश्किल से नहीं दिया हुआ होगा, तो तुम्हें जो है यहाँ पे कोई सी भी कास्ट लिख देनी है, ठीक। सबसे पहले कास्ट आ जाएगी, उसके बाद किसकी, लड़के की खुद की, ठीक। उसके बाद में उसकी एज, क्योंकि सारी चीजें सारी डिटेल अपन को देना जरूरी है। अब उसकी एज, मान लो उसकी एज जो है 25 है, ठीक। यहाँ पे 18 साल से कम मत लिखना, तुम कहो तो 16 साल लिख दो, ठीक है ना। यहाँ पे एज जो है वो 25 के आसपास ही होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जो है वो अपन इश्तेहार देते हैं तो 25 साल कम से कम एज होनी चाहिए उसकी, ठीक। तो यहाँ पे जो है 25 साल, अब हो सकता है 23 भी हो, 22 भी हो, 21 की भी हो, उसकी भी दिया जा सकता है, क्योंकि लड़के की एज अपन 21 के बाद में ही है। कानूनी रूप से लड़के का विवाह जो है वो कितने साल में होना चाहिए, 21 साल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लड़के की एज आप 21 साल के बाद में कोई सी भी दे सकते हो। एज लिख दी, कास्ट लिख दी यहाँ पे कौन से परिवार का है, कौन सी कास्ट का है, उसके बाद में उसकी एज आएगी, ठीक। उसके बाद में उसकी हाइट आएगी, क्योंकि हाइट भी बताना आपको जरूरी है। मान लो आप हाइट नहीं बताओ, ठीक है ना, मान लो जो छोटे कद का हो, लड़की जो है वो लंबी हो, तो आपको हाइट बताना जरूरी है, ताकि उस हिसाब से लड़की जो है उसको क्या करे, मैच करे। मान लो कोई भी लड़की है, किसी का परिवार जो है वो उस इश्तेहार को पढ़ता है और उसके घर के अंदर मान लो लड़की है, ठीक है, तो वो कम से कम हाइट का तो अंदाजा लगा लेगा कि भाई मेरी लड़की की हाइट जो है वो 5 फुट जो है 6 इंच या 7 इंच है, तो इसकी जो लंबाई है वो 6 फुट का है ये, ठीक है। टॉल है, डार्क है, हैंडसम है, ठीक है, स्मार्ट है ना, अच्छा गोरा भूरा है, ठीक। आगे समझ में ये बात है, तो उसकी हाइट आ जाएगी इसके अंदर। उसके बाद में उसका कॉम्प्लेक्शन यानी कि गोरा है या सांवला है या काला है उसका अब कॉम्प्लेक्शन में यहाँ पे या फेयर कलर, ठीक, अगर गोरा है तो फेयर कलर, और जाहिर सी बात है अगर किसी का ब्लैक कलर भी होगा तो वो यहाँ पे ब्लैक नहीं लिखेगा। आगे समझ में, ब्लैक अपन को नहीं लिखना है, क्योंकि विशेषता कर रहा है, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, खुद को मार्केट में क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ठीक है ना। तो अपनी अपन को क्या करनी है, क्वालिटी ही बतानी है, ठीक है। उसके अंदर तो यहाँ पे आप फेयर कलर लिख दोगे, ठीक है। हाइट लिख दोगे 5 फुट 8 इंच या 5 फुट, अब लड़के की हाइट है ना, तो लड़के की हाइट आप ज्यादा से ज्यादा ना 5 फुट 10 इंच से कम मत लिखना, ठीक है। आगे समझ में, क्योंकि क्या है कि लंबे लड़के ही पसंद आते हैं अधिकतर। आगे समझ में, तो कम से कम जो है 5 फुट 10 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए, ताकि अगर कोई 5 फुट 5 वाली भी है तो भी वो उसे पसंद कर ले। आगे उसकी एज लिख दी, कास्ट लिख दिया, उसका कॉम्प्लेक्शन कलर कौन सा, उसका फेयर है तो फेयर कलर आएगा। उसके बाद में उसकी एजुकेशन, अब पढ़ा हुआ कितना है,
तो अगर उसको मान लो कि जैसे MA B.Ed है, ठीक है, या फिर MBBS है, अब ये जो है ये चीज तुम्हें क्वेश्चन के अंदर अगर दे रखी होगी तो ठीक है, नहीं तो ये सारी चीजें अपनी मर्जी से लिखनी है। उसकी एजुकेशन, उसका कास्ट भी अपनी मर्जी से लिखना है, उसकी एज भी अपनी मर्जी से लिखनी है। अगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो क्वेश्चन में जो जो बातें लिखी हुई है तो वो चीज तो यहाँ आ जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये दिया हुआ है कि आप जो है वो लड़के हो और आपको जो है वधू की तलाश है, तो वधू के लिए जो है आप एडवर्टाइजमेंट दो, तो फिर ये सारी चीजें अपनी मर्जी से आएगी। फॉर्मेट याद रखना, सबसे पहले किसकी चीज आएगी, खुद के लड़के की। अगर ब्राइड चाहिए तो लड़की चाहिए, वो कह रहा है कि ब्राइड वांटेड वाला लिखो कि हमें वधू चाहिए, तो पहले आप किसकी विशेषता बताओगे, खुद के लड़के की, ठीक है ना। तो कास्ट आ गई, एज आ गई, हाइट आ गई, उसके बाद में कॉम्प्लेक्शन, कलर कैसा वो आ गया, उसके बाद में एजुकेशन कि वो कौन सा पढ़ा, कितनी पढ़ा हुआ है वो, उसके बाद में आएगा उसका फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटस जो है कि भाई उसका फाइनेंशियल यानी कमाता कितना है, ठीक है, उसकी सैलरी कितनी है, तो आप यहां पे लिख सकते हो 5 फिगर सैलरी, 5 फिगर सैलरी। अब इसमें आपने क्लियर उसको नहीं बताया कि आप कमाते कितने। 5 फिगर का मतलब यूं है कि 5 अंक जो है वो उसके अंदर है। अब वो 50,000 भी हो सकते हैं, 60,000 भी हो सकते हैं, 70,000 भी हो सकते हैं, 80,000 भी हो सकते हैं। 6 फिगर बता दोगे तो फिर वो लाख में चल जाएगा, ठीक है। 6 फिगर सैलरी कर दोगे तो फिर वो लाख में चल गया कि 1 लाख से ऊपर की कमाई है उसकी। तो 5 फिगर कर दो या 6 फिगर कर दो, ठीक है। उसके बाद में फिर जॉब, काम कौन सा करता है, ठीक है, और क्या काम करता है भाई। MBBS पे हो तो यानी कि अगर डॉक्टर है तो कौन से अस्पताल के अंदर डॉक्टर है, ठीक है। अगर इंजीनियर है तो कौन सी कंपनी के अंदर है, तो कंपनी का नाम आएगा। डॉक्टर है तो उसका जो खुद का अगर किस अस्पताल है तो वो, अगर वो टीचर है तो वो कौन से स्कूल के अंदर टीचर है। आ रही ना बात समझ में। तो उसकी जॉब की जो स्थिति है वो यहाँ पे आएगी। उसके बाद में उसका फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड के अंदर आप उसका ये दे सकते हो कि उसके पापा जो है वो क्या काम करते हैं। जैसे मान लो उसके पापा रिटायर्ड HM है, उसके पापा जो है मान लो कि वो खेती करते हैं, किसान है, हमारे इतने बीघा जमीन है, तो वो भी आप लिख सकते हो। या उसके पापा जो है और कोई बिजनेस है, मान लो कोई शॉप चलाते हैं, मान लो कोई किराने की शॉप चलाते हैं, या कोई सा और सा उनका बिजनेस है, मान लो जो है शोरूम है उनका मार्केट के अंदर, तो वो जो है उसका फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाएगा। आ रही समझ में, ठीक है। या फिर फैमिली बैकग्राउंड अगर कुछ भी नहीं बताया तो या फैमिली बैकग्राउंड के लिए आप लिख सकते हो वेल एस्टेब्लिश फैमिली, वेल एस्टेब्लिश फैमिली, बस इतना सा लिख दो कि अच्छे खाते पीते घर के। अगर कुछ भी नहीं लिखते हो कि भाई फलानी दुकान है, ढंग की दुकान है, कुछ भी नहीं लिखते हो तो फिर ये वेल एस्टेब्लिश फैमिली इतना लिख दोगे, उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। और इस सोशल स्टेटस में भी यही चीज लिख देना, यानी कि फैमिली बैकग्राउंड और सोशल स्टेटस, ये एक चीज आ जाएगी वेल एस्टेब्लिश, ठीक है। तो ये तो हो गई लड़के की कास्ट हो गई, उसके बाद में उसकी एज हो गई। अब तुम खुद अपने दिमाग से लगा लेना ना कि भाई एक लड़का अगर लड़की के लिए इश्तिहार दे रहा है तो उसको क्या क्या चीज की जरूरत है, ये तो अपना खुद के माइंड से अपन देख सकते हैं। क्यों अपने आप को क्या करना पड़ता है भाई, एक तो उस कास्ट बतानी पड़ती है, एक उम्र बतानी पड़ती है, एक कलर बताना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा फिर जो है आपकी हाइट बतानी पड़ती है कि हाइट कितनी है, तो सारी चीजें तुम खुद जानते हो ना कि भाई एक शादी के लिए लड़के के अंदर क्या क्या देखा जाता है, लड़की वाला क्या क्या देखता है, तो वो सारी चीजें अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। उसके बाद उसका फाइनेंशियल स्टेटस, उसकी सैलरी देखता है, उसके पिताजी क्या काम करते हैं वो देखता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, तो ये सारी चीजें तो तुम भी अपना अंदाजा लगा सकते हो। अब इसमें यूं नहीं है, ये इस होश में मत रहना। अब इन सब के बाद में तुम्हें क्या लगाना, कोमा, यहाँ पे ये ध्यान रखना, कोमा लगाते जाना। जैसे एज लिखी, हाइट लिखी, कॉम्प्लेक्शन लिखा, फाइनेंशियल स्टेटस लिखा, ये लिखा, नहीं तो सारी चीज क्या हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगी। अब तुम अगर पहले एज लिख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाइट अगर पहले लिख देते हो तो भी कोई, लेकिन एक सीरियल वाइज है जिससे कि वो जम जाएगा। ये जो तुम्हें मैंने सीरीज बताई है उससे क्या है कि वो थोड़ा जमा हुआ लगेगा। अब उठा करके अगर तुम पहले एज लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जो है इस फॉर्मेट से चलना, आगे समझ में। अगर यहाँ पे कलर भी लिख दोगे पहले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे दिमाग में जो आता है वो लिख लो, लेकिन याद करके इसी फॉर्मेट के अंदर जाए। तो अब ये तो हो गई लड़के की विशेषताएं, ठीक है, लड़के ने अपनी खुद की बता दी, ग्रूम ने अपनी बता दी। अब उसे क्या चाहिए, ब्राइड चाहिए, डिटेल ऑफ द डिजायर्ड ब्राइड। अब जो मनपसंद जो उसकी ब्राइड है, यानी कि वो किस लड़की को पसंद करेगा भाई, वो भी तो अपनी बताएगा ना। तो डिटेल्स ऑफ डिजायर्ड ब्राइड, यानी कि डिजायर्ड ब्राइड का मतलब कि हमें जो है वो वधू कैसी चाहिए। अब उसके अंदर आपको ये बताना है कि ब्यूटी, ठीक है,
सबसे पहली बात तो ब्यूटी, कि भाई सुंदर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ब्यूटी की जगह क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल आ जाएगा। जब तुम वो फॉर्मेट, ये तो फॉर्मेट है, ठीक है ना, लेकिन जब तुम वहां बनाओगे ना तो यहाँ पे क्या कर दोगे, ब्यूटीफुल लिख दोगे, ठीक है। उसकी सुंदरता का वर्णन, कि भाई सुंदर चाहिए, तो जाहिर सी बात है सभी को सुंदर चाहिए। उसके बाद में उसकी एज आपको बतानी है। अब एज आपको बतानी है तो एज जो है वो आपसे नहीं करके भी है ना 5-7 साल छोटी बतानी है, या 2-4 साल छोटी बतानी है। आगे समझ में, ये क्लियर कट बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको लिख सकते हो, क्योंकि लड़की की उम्र 18 ही, ठीक है ना। तो अगर आप 25 के भी हो तो वो जो है 20 इनफ है, ठीक है। आगे समझ में, तो 2-5 साल छोटी होनी चाहिए। उसके बाद में हाइट, हाइट जो है वो भी बतानी है आपको कि उसकी हाइट कितनी है। अब हाइट जो है, अब आपको लगता है कि मेरी हाइट जो है वो भाई 5 फुट 8 इंच है, या 10 इंच है, या 6 इंच है, ठीक है। तो आप जाहिर सी बात है कि आपको जो है वो कम से कम 5 फुट या 8 इंच, या 5 फुट या 7 इंच, ये वाली तो आपको चाहिए चाहिए, ठीक है। अब यूं थोड़ी कि भाई आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच की है तो वो 6 फुट की हो जाए, ठीक है। तो आपको हाइट भी कम रखनी है, उसकी उम्र भी कम रखनी है, और ब्यूटीफुल भी होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में आपको बतानी कि एजुकेशन, अब एजुकेशन पढ़ी लिखी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट चल जाएगी, ग्रेजुएट होनी चाहिए, यानी कि कॉलेज जो ग्रेजुएशन उसकी हो जानी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट अगर चाहिए, यानी कि एमए चाहिए या एमकॉम चाहिए, एमएससी चाहिए, तो फिर यहाँ इसके आगे पोस्ट लगा देना। बाकी ग्रेजुएट, अधिकतर में ग्रेजुएट जो है तुम लिख देना वहां पर, ठीक है ना, GRADUATE, ग्रेजुएट हो जाएगा। उसके बाद में उसकी कास्ट, अब कास्ट के अंदर क्या है कि अगर तुम्हें ये चाहिए कि कास्ट की कोई भी वो नहीं है, लिमिट नहीं है, कोई सी भी कास्ट वाली चल जाएगी, ठीक है। अगर कास्ट की है कि भाई हिंदू है तो हिंदू चाहिए, अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण चाहिए, ठीक है, और अगर जो है और दूसरी कास्ट में है तो वो चाहिए। लेकिन अगर कास्ट नहीं है तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि कास्ट नो बार, कास्ट नो बार, यानी कि कास्ट की कोई लिमिट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कास्ट की कोई पाबंदी नहीं है, यानी कोई सी भी कास्ट की हो, भले वो कोई सी भी कास्ट की हो, वो जो है वो चल जाएगी, हमें कास्ट से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे मैं जो हूँ किसी कास्ट का हूँ, वो सामने वाली जो है वो किसी कास्ट की है, तो भी क्या हो, एक्सेप्ट है हमको, ठीक है। तो कास्ट नो बार ये आप लिख सकते हो। उसके बाद में वर्किंग या होमली, अब ये भी आपको कंडीशन बतानी है कि वर्किंग, कि भाई वर्किंग आपको नौकरी वाली चाहिए या होमली वाली चाहिए, यानी घर पे रहने वाली, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो इश्तेहार जो आते हैं, एड आते हैं, उसके अंदर बहुत सारों की ये डिजायर होती है कि हमें तो साहब नौकरी वाली बहू चाहिए, ठीक है। बहुत सारे जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं करानी, ठीक है। तो इस वजह से तुम जो है वर्किंग भी लिख सकते हो और होमली भी लिख सकते हो। अब मैं जो है ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो उसको देता हूँ होमली, कि घर वाली होनी चाहिए, ठीक है। अगली बात समझ में, यानी घर का कामकाज संभाले, घर संभाले, बस बात खत्म, ठीक है ना। ये वर्किंग कंडीशन में अगर चाहो तो लिख सकते हो कि वर्किंग, ठीक है ना, वरना होमली जो है वो ठीक है। उसके बाद में रिलीजन, धर्म, ठीक है ना, धर्म भी अगर तो अगर धर्म से भी अगर कोई दिक्कत नहीं, कोई से भी धर्म की चल जाएगी, तो यहाँ पे भी कर देना रिलीजन नो बार, और अगर कोई सा धर्म चाहिए तो वो लिख देना, धर्म की चाहिए तो जैसे मान लो तुम हिंदू हो तो हिंदू ही चाहिए तो हिंदू लिख देना, ठीक है। अगर तुम्हें मुस्लिम चाहिए तो मुस्लिम लिख देना, क्रिश्चियन चाहिए तो क्रिश्चियन लिख देना। और अगर किसी से भी कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी जो है वो आवेदन कर सकता है, तो फिर रिलीजन नो बार, इधर कास्ट भी नो बार, यानी पढ़ने वाले को ये समझ में आ गया कि आपको कास्ट से और रिलीजन से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अब ये दे दी आपने आपकी डिटेल दे दी। उसके बाद में आपको कैसी वधु चाहिए उसकी डिटेल दे दी आपने, ठीक है। अब उसके बाद में टाइप ऑफ मैरिज, कि कौन सी किस तरीके से आप मैरिज करना पसंद करेंगे। सिंपल वे में मैरिज करेंगे आप, अरेंज मैरिज करेंगे, ठीक है। अरेंज मैरिज का मतलब, ठीक है, जैसे घर वाले जो है वो करते हैं अरेंज मैरिज, ठीक है, उस प्रकार से कोर्ट मैरिज करेंगे आप, ठीक है। आपको शादी की जल्दी है, अर्ली, यानी कि मैं जो हूँ वो महीने भर के अंदर या 15-20 दिन के अंदर ही जो है वो करना चाहता हूँ, तो अर्ली है तो आपको अर्ली लिखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो आपके पिताजी, आपकी दादी माँ या दादाजी जो है वो एकदम जो है वो जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो तबीयत खराब है उनकी, वो कभी भी वो हो सकते हैं, तो उन्हें जो है वो जल्दी है कि भाई जो है हमारे जो है पोते की शादी हम जल्दी देखें, उनका टाइम का कभी भी भरोसा नहीं है,
तो अर्ली हो तो आप अर्ली बोल लिख दो उसके अंदर कि अर्ली जो है वो शादी फटाफट करनी है मेरे को, ठीक। उसके बाद डिसेंट तरीके से करनी है। डिसेंट तरीके से मतलब कि ज़्यादा मेरे को शोबाजी नहीं करनी है उसके अंदर, और जो है सिंपल तरीके से डिसेंट तरीके से जो है वो शादी में करना चाहिए। तो इसमें तुम कोई सी भी लिख सकते हो, एक चीज उठा करके तुम्हें लिखनी है। कुल मिलाकर जो है ये लिख देना, सिंपल लिख देना और डिसेंट में लिख देना और ये अरेंज लिख देना, बस बात खत्म, ठीक है। इनमें से कोई सा भी लिख देना कि अरेंज मैरिज या सिंपल मैरिज, ठीक है। उसके बाद में फिर उसके कॉन्टेक्ट नंबर किसके आएंगे, पहले तो एड्रेस लिख देना, ठीक है ना। कोई सा भी एड्रेस उसके अंदर दिया हुआ नहीं होगा, कोई सा भी एड्रेस लिख देना, कोई सा भी मोहल्ला लिख देना और कोई सा भी जो है वो चेपू लिख देना, अजमेर लिख देना, कोटा लिख देना, कुछ भी लिख देना, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर भी तुम जो है वो कोई सा भी उठा करके और यहाँ पे लिख देना। ईमेल एड्रेस भी भले तुम अपना लिखो तो अपना लिख दो, कोई सा भी लिख दो उठा करके, बस @gmail.com, उसके आगे कुछ भी लगा दो, पीछे तो gmail.com आएगा, @gmail.com। अगर लेकिन अगर कुछ भी चीज अगर पेपर के अंदर दे रखी है, एड्रेस दे रखा है तो फिर वही एड्रेस आएगा, मोबाइल नंबर दे रखा है तो वही आएगा, ईमेल दे रखा है तो वही आएगा। इधर अगर कास्ट उन्होंने दे रखी है कि लड़के की कास्ट है तो वही कास्ट लिखनी, एज उन्होंने दे रखी, वैसे दी नहीं रखी होगी, क्वेश्चन बहुत छोटा है, ठीक है ना। उसने जो जो चीज दे रखी है पेपर में, चाहे वो लड़के के बारे में हो चाहे वो लड़की के बारे में, तो उस कंडीशन में तो वही चीज लिखाएगी। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दे रखा है और सिंपल क्वेश्चन है कि आप ये हैं और आपको वधू चाहिए और आप उसके लिए एडवर्टाइजमेंट लिखो, तो फिर उस कंडीशन में आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। बस ये पॉइंट याद होने चाहिए कि ब्राइड चाहिए तो सबसे पहले अपनी खुद की, ब्राइड का मतलब दुल्हन चाहिए, तो पहले ग्रूम जो है ब्राइड ग्रूम अपनी विशेषताओं का वर्णन करेगा। उसके बाद में विशेषताओं में क्या क्या आएगी, उसकी कास्ट आएगी, उसकी एज, उसकी हाइट, ठीक है, उसका कलर कैसा है वो, ठीक है ना। उसके बाद में जो उसका जो है एजुकेशन उसने को क्या क्या कर रखी है वो आएगी। उसके बाद में उसका फाइनेंशियल स्टेटस आएगा, यानी कि वो कमाता कितना है, ठीक है, जॉब कहाँ पे करता है, काम कहाँ पे करता है, ठीक है, उसका फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, उसके पिताजी कहाँ पे वर्किंग करते हैं, ठीक है, या उसकी फैमिली अगर कुछ भी नहीं आता तो वेल एस्टेब्लिश फैमिली लिख देना, ठीक है। इन दोनों जगह जो है फैमिली बैकग्राउंड और सोशल स्टेटस में वेल एस्टेब्लिश फैमिली इतना लिख देना, काम चल जाएगा, ठीक। ये अपनी डिटेल दे दी, अब अपन को देनी है ब्राइड की डिटेल कि हमारी जो ब्राइड होनी चाहिए दुल्हन वो किस तरीके की होनी चाहिए जो हमें चाहिए। तो उसके में ब्यूटीफुल, एज उसकी वही चीज, यानी कि जो इसकी है वही चीज किसकी आएगी, इसकी आगे समझ में। भाई लड़का जो अपनी विशेषता वर्णन कर रहा है तो उसे अपनी विशेषताओं वाली चीजें चाहिए, ठीक है ना। भाई ऐसा तो नहीं कि इसकी अलग कंडीशन इसकी अलग कंडीशन वही है, भाई ये हैंडसम है तो ये भी ब्यूटीफुल होनी चाहिए, इसकी एज इतनी है तो इसकी भी एज इतनी होनी चाहिए, उसकी हाइट इतनी है तो उसकी भी हाइट, यानी कि ये याद रख लो, इसके हिसाब से ये बना देना। बस तुम्हें ये याद रखना कि ऊपर ब्राइड की लिखनी है, नीचे ऊपर ब्राइड ग्रूम की लिखनी है, यानी कि दुल्हे की लिखनी है, और नीचे दुल्हन की लिखनी है। कब, जब आता है कि ब्राइड वांटेड, दुल्हन वांटेड होती है, जब आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है। यानी कि अगर वहां बोलता है कि ब्राइड वांटेड, दुल्हन चाहिए, उसके लिए विज्ञापन दो, तो पहले लड़के की आएगी, उसके बाद में लड़की की आएगी। और अगर इसका उल्टा हो जाता है, मान लो वहां पे आ जाता है ग्रूम वांटेड, यानी कि अब इश्तेहार आ गया है कि ग्रूम वांटेड क्या चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की की फैमिली ने दिया है विज्ञापन, लड़की की जो फैमिली है उसने दिया एडवर्टाइजमेंट कि हमें चाहिए लड़का। तो अब क्या आएगा, अब लड़का चाहिए, तो सबसे इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि लड़का चाहिए तो पहले लड़की क्या करेगी, अपनी विशेषताएं बताएगी, अपनी विशेषताएं बताएगी, उसके बाद उसे कैसा लड़का पसंद है वो चीज बताएगी, ठीक है। और ये चीज तो सेम ही रहेगी, इतना हार्ड एंड फास्ट, इतना मुश्किल नहीं है, बस दिमाग लगा के और ये चीज को समझ लेना है। आ रही बात समझ में, ठीक है। लड़का चाहिए तो यहाँ पे सबसे पहले लड़की का आएगा, उसके बाद में फिर जैसा लड़का चाहिए उसकी डिजायरमेंट आएगी। और अगर दुल्हन चाहिए तो सबसे पहले लड़का अपनी विशेषताओं का वर्णन करेगा, उसके बाद में फिर उसे कैसी ब्राइड चाहिए ये आएगा, ठीक। मैटर जो है वो सेम ही रहेगा, वो दोनों में सेम है, बस तुम्हें ये सेट करना है कि कौन सा आया है, ब्राइड का आया है कि ग्रूम का आया है। आ रही बात समझ में। ऐसा नहीं हो कि भाई
ब्राइड का आया है तो ब्राइड ने पहले अपने बारे में ही यहाँ पे लिख दिया और फिर उसके बाद लड़के के बारे में लिख दिया, फिर उल्टा हो जाए। ब्राइड पहले क्या, ब्राइड का आया है यानी कि दुल्हन चाहिए, तो लड़का पहले अपनी उसका अपोजिट देख लेना, विलोम शब्द देख लेना कि सबसे पहले किसका लिखना है। यानी कि ब्राइड का आया है तो इसका मतलब यूं है कि पहले लड़के का लिखना है, आगे समझ में। और ग्रूम का आया है तो सबसे पहले लड़की का लिखना है, ठीक है। आगे बात समझ में कि नहीं? तो अगला जो एडवर्टाइजमेंट है वो है हाउस फॉर सेल का। अगर ये आता है क्वेश्चन कि हाउस फॉर सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट लिखो, ये मकान जो है वो क्या करना है, बेचना है, ठीक है। तुम्हारा कोई मकान है और उसे तुम्हें क्या करना है, सेल करना है। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए फॉर्मेट तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तुम्हें जो है बड़ा बनाना है। यहाँ पे अपन ने एक उसमें 3 चीजें समझने के लिए जो है छोटा बना मैं इस सिंगल को उस पूरे पोर्शन में ले सकता था। तुम्हें यही करना है कि पूरे पोर्शन के अंदर ही एक जो है वो पूरा टॉपिक उस पूरे पेज के अंदर ही लेना है, ठीक है ना। ये यहाँ तुम्हें समझाने के लिए मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टॉपिक समझाने, इस वजह से छोटा बनाया है, ठीक। यूं नहीं कि तुम यहाँ पे जो इतना छोटा सा बना के आ जाओ जो मैंने बना रखा है, तुम्हें वही जो पहले समझाया था ना इतना बड़ा, उसी हिसाब से जो है बॉक्स तुम्हें ड्रा करना है उसमें, ठीक है। अब ये हाउस फॉर सेल है, अब इसके अंदर जैसे मकान बेचना है, तो मकान बेचने में महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी होती है। पहले तो ये बताना पड़ता है कि भाई नया बना हुआ है कि पुराना बना है, आ रही समझ में, कि भाई अभी हाल बना हुआ है, नया ही हमने बनाया है। जैसे बहुत सारे जो होते हैं 1-2 साल हुए होते हैं मकान बनाए और उसके बाद में जो है उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है या और कोई कंडीशन होती है तो वो क्या करते हैं, उसे सेल कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना है न्यू बिल्ड या ओल्ड बिल्ड। अब ज्यादातर जो है मकान कौन से बिकाऊ होते हैं, जो कि न्यूली बिल्ड होते हैं, ठीक है। अब लेकिन उनकी डिमांड भी ज्यादा होती है, डिमांड भी ज्यादा। अगर किसी ने नया मकान बनाया तो वो उसको ज्यादा कीमत में बेचेगा, और अगर पुराना मकान है तो उसे उसकी वहां की कंडीशन के हिसाब से, तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, न्यू बिल्ड या ओल्ड बिल्ड, ओल्ड हाउस, ठीक है, तुम कुछ भी लिख सकते हो वहां पे। उसके बाद में मॉडर्न है कि नहीं है, भाई आधुनिक तरीके से तुमने जो है मकान बनाया है, जैसे अभी के जो मकान है उसमें जो सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, आई तुम्हें समझ में। हर घर मकान जो है वो नक्शे के हिसाब से बनाया जा रहा है कि भाई कहाँ पे जो है लॉन होना चाहिए, कहाँ पे पोर्च होना चाहिए, कहाँ पे जो है वो ड्राइंग रूम होएगा, कहाँ पे किचन होएगा, किस जगह बाथरूम होएगा। लेकिन पहले के जो मकान थे वो इंसान जो था कोई नक्शे से बनाता नहीं था, ठीक है ना, तो वो अपने हिसाब से कहीं पे भी कुछ भी बना देते थे, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि भाई मॉडर्न है या फिर एंशिएंट है, पुराना टाइप में, ठीक। उसके बाद में तुमने यहाँ पे भी लिख दिया कि हाँ भाई मॉडर्न ही है, यहाँ पे लिख दिया न्यू बिल्ड है। उसके बाद टाइप और साइज ऑफ द रूम। अब तुम्हें रूमों की साइज बतानी है कि रूम कितने हैं, मान लो जैसे 3 रूम है या 4 रूम है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे जैसे 4 रूम्स, ठीक। अब 4 रूम्स लिख दिया, उसके बाद में फिर तुम्हें बताना है कि साइज कितनी है। तो साइज जो जनरली वो रहती है वो कमरे की जो नॉर्मल साइज है जो अपने यहाँ यूज होती है 10x12, ठीक है, 10x12 का जो है वो कमरा है, ठीक है। चारों कमरे जो है वो 10x12 के, ठीक। उसके बाद में टाइप ऑफ, ये इसको यहाँ पे मिला के चलना, टाइप ऑफ किचन, किचन कितना बड़ा है, ठीक है। किचन की साइज तुम्हें दे देनी है कि भाई 6x6 का किचन है, ये 6x8 का किचन है, ठीक है ना। तो वो जो साइज है वो भाई 6x8 या 6x6 इसमें डिवाइड कर लेना, ठीक। आगे समझ में। लेकिन इसके ऊपर ये लगाना जरूरी है, ये लगाओगे ना तभी वो बाय के अंदर आएगा, ठीक है। ये जो है 6x6 या 10x12 ये वाला निशान ऊपर लगाया जाता है उसके अंदर, ठीक है। तब वो आता है कि हाँ भाई ये कंडीशन बताई जा रही है इसकी लंबाई चौड़ी। वरना ये डायरेक्ट ये लिख दे 10x12 तो ये तो 10 का 12 से गुणा हो गया, लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए ये ऊपर जो है ये मार्क लगाया जाता है, ठीक है। तो ये मार्क लगा देना रूम साइज के लिए, किचन की साइज के लिए ये वाले मार्क, ये वाली साइज लिख देना 6x6 या 6x8, ठीक है। उसके बाद उसकी प्राइस, अब आपको प्राइस बतानी है कि भाई कितनी प्राइस में आप सेल करोगे उसको। भाई मकान बनाया है नया तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कीमत 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 20 लाख से लेके ऊपर तक जितनी 50 लाख के अंदर अंदर जितनी बताते हो वो यहाँ पे। अब एकदम भी नहीं बतानी है, वही मैंने जो बताया था वहाँ पे तनख्वाह एकदम नहीं बताई थी। लड़के की जब शादी वो वाली बात आई थी उसके इश्तिहार की, तो वहाँ पे भी क्या लिखा था अपन ने, 5 फिगर सैलरी या 6 फिगर सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लिखना है, 5 फिगर या 6 फिगर, ठीक है, ओनली ये लिखना है तुम्हें, ठीक है। प्राइस जो है वो 5 फिगर में है या फिर 6 फिगर में है, सिर्फ ये लिखना है, उसकी एग्जैक्ट रेट नहीं लिखनी, और लिख भी दोगे तो भी कोई वो मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ बाथरूम, बाथरूम बताना तुम्हें कि बाथरूम कितने बड़े हैं उसके अंदर, ठीक है। मान लो 6x6 का आइडियल साइज तो ये होती है कि 6x6, अब बहुत सारे जो होते हैं वो 4x6 का भी बना लेते हैं, ठीक है, बाथरूम की साइज। तो या तो ये लिख देना 4x6 या 6x6, ठीक। आगे समझ में।
यानी कि एक घर के अंदर तुम्हें कुल मिला के देखना है घर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो चीजें तुम्हें लिखनी है। उस इस चीज का कोई एडवर्टाइजमेंट इतना मुश्किल तो नहीं है भाई। अपन खुद घर के अंदर रहते हैं, अपन को याद है कि अगर अपन कोई घर खरीदने जाएंगे तो हम उसके अंदर क्या क्या चीजें देखेंगे, या हमारा घर अगर हमें बेचना है तो हमारे घर के अंदर हम जब उसे बेचेंगे तो सामने वाले को क्या क्या चीजें बतानी पड़ेगी, ये तो अपन भी जानते हैं, दिमाग अपन भी लगा सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, देख लिया नया है कि पुराना है, मॉडर्न बना हुआ है कि एंशिएंट बना हुआ है, टाइप साइज क्या है रूमों का ये देख लिया। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ किचन, किचन की साइज कितनी है, उसके बाद उसकी प्राइस, टाइप ऑफ बाथरूम, बाथरूम की साइज कितनी है, उसके बाद उसमें पोर्च है कि नहीं है। ठीक है, आगे जो है वो जगह दे रखी कि नहीं, जैसे बहुत सारे पोर्च दिया हुआ होता है ना आगे, जैसे घास वास का थोड़ा मैदान रहता है, उसके बाद एक बड़ा सा गेट रहता है ताकि वहां पे 4-5 जो है वो कुर्सियां रखी हुई होती है, और फिर उसमें बाहर भी बैठ करके इंसान जो है गार्डन में घास वास उगा करके, ग्रास उगा करके, और वहां बैठ करके चाय वाय पी सकता है, एंजॉय कर सकता है शाम के टाइम पे या गर्मी के टाइम पे। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे भी घर बने हुए होते हैं, तो तुम्हें बताना है पोर्च है कि नहीं है। उसके बाद में गैराज है कि नहीं है, गैराज तुमने भाई गाड़ी कार है तो कार का खड़ी करेगा इंसान, तो उसके लिए तुमने गैराज बना रखा है कि नहीं है, तो गैराज अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है ना, इसको लिखना है तुम्हें। उसके बाद में स्टोर रूम, इंसान को स्टोर रूम की भी जरूरत पड़ती है, एक मकान बनाता है इंसान तो, क्योंकि भाई मान लो कोई भी जो अनयूजफुल जो सामान है या और कोई मान लो अनाज है या वो है, तो वो इंसान क्या करके रखता है, स्टोर रूम के अंदर रखता है। ठीक है, मान लो कोई और दूसरा जो प्रोडक्ट है जो उसे यूज करना है, तो वो बहुत सारी चीजें और जो फालतू की चीजें रहती है वो इंसान एक स्टोर रूम एक अलग से बनाता है, जिसमें जो यूज नहीं आने वाली या कभी कभी बाय चांस जो यूज में आती है वो चीजें स्टोर रूम के अंदर रखी जाती है। तो स्टोर रूम तुम्हारा अवेलेबल है या नहीं है, ये चीज भी लिखनी है। उसके बाद फिर बतानी है उसकी लोकेशन, कि वो मकान है किस जगह। ठीक, मकान किस जगह, कौन सी कॉलोनी में है या कौन से एरिया के अंदर स्थित है। ठीक है, फेसिंग, अब फेसिंग में बताना है कि ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग है कि साउथ फेसिंग है। यानी कहने का मतलब कि उसका मकान का जो मुंह है वो किस तरफ है, ईस्ट की तरफ मुंह है जिधर से सूरज उग रहा है, कि वेस्ट की तरफ मुंह है उसका, कि नॉर्थ की तरफ, क्योंकि मकान के अंदर ये सारी चीजें बताई जाती है। आगे समझ में, तो यानी कि उसका मुंह किस तरफ है मकान का। ठीक है, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई, ये भी मेन चीज है उसके अंदर। भाई एक मकान खरीदेगा इंसान तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी देखेगा कि उसमें लाइट आती है कि नहीं आती है, और उसमें वाटर सप्लाई की क्या सुविधा है, भाई बोरिंग करा रखी है, हेडपंप है या कुआ है या क्या है, या नल लगा रखे हैं या क्या है। तो ये भी चीज तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है या नहीं। और वाटर सप्लाई के लिए आपने अगर बोरिंग करा रखी तो वहाँ बोरिंग लिखोगे, अगर कुआ है तो वहाँ पे वेल लिखोगे, है ना, आगे समझ में। और अगर नल है तो टैप वाली कंडीशन लिखोगे कि टैप अवेलेबल, आ रही समझ में। ठीक, उसके बाद में ये सारी चीजें हो गई अब एक मकान के लिए। अब उसके बाद में अपना कॉन्टेक्ट लिख दो, मोबाइल नंबर लिख दो, एड्रेस कुछ भी मर्जी से लिख दो, और ईमेल आईडी है वो लिख दो। ये तुम्हारा हाउस फॉर सेल वाला एडवर्टाइजमेंट पूरा हो गया, इसमें पूरे में से पूरा नंबर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। अब इसी की तरह अगर प्लॉट फॉर सेल है, ठीक, ये तो हाउस फॉर सेल हो गया। अगर मान लो कि प्लॉट बेचना है, वहां पे प्लॉट का आया कि तुम्हारा ये प्लॉट है और तुम्हें प्लॉट को जो है वो बेचना है, तो प्लॉट सेल करने के लिए वही कंडीशन वही सेम आएगी, बस ये कि लोकेलिटी, पहली बात तो उसका एरिया बताना। ठीक, अब चूंकि वो बना हुआ नहीं है तो ना तो न्यू बिल्ड आएगा ना ओल्ड बिल्ड आएगा, प्लॉट कोई बना हुआ है नहीं, खाली हो तो जमीन है, तो उसमें नया या पुराना वाली बात नहीं है, उसमें ना तो मॉडर्न की बात है, उसमें जब कुछ भी बना हुआ नहीं है तो ना तो रूमों की बात होगी उसके अंदर, ना उसमें किचन की बात होगी, ना बाथरूम की बात होगी उसके अंदर, ना पोर्च की बात होगी, ना गैराज की बात होगी, ना स्टोर रूम की, क्योंकि बना हुआ तो कुछ भी नहीं है, वो तो क्या है, खाली जमीन है। ठीक है ना, प्लॉट तो क्या है, जमीन है ना खाली, तो उस जमीन की विशेषताएं बतानी है फिर उस कंडीशन में, ये अपना दिमाग लगा लेना वहां पे। वरना प्लॉट का है और तुम कह दो कि उसमें तो 10x6 के 4 कमरे हैं, 6x6 का बाथरूम है उसके अंदर, ठीक है, कि सर ने तो ये बताया था, तो वहां पे कुछ अपने मेंटेलिटी भी यूज कर लेना कि प्लॉट है तो वो जमीन है, तो उसके अंदर कमरे कैसे बना सकते हैं हम। अगर हाउस फॉर सेल आया तो हाउस के अंदर होगी सारी चीजें, तो किचन, गैराज, बाथरूम, स्टोर रूम और बाकी कमरे, दूसरे कमरे, ठीक है, ये छत वत, ये सारी कंडीशन तो बने हुए मकान के अंदर होती है। प्लॉट के अंदर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो प्लॉट के अंदर कौन कौन सी चीजें, एक तो उसका एरिया, कौन से एरिया के अंदर है, ठीक है, उसके बाद साइज ऑफ प्लॉट, प्लॉट की साइज तो होती है कि भाई 25x50 का है, ठीक है, 25x50 या 25x40 या 30x60, जो भी तुम्हारी मर्जी में आए। अगर क्वेश्चन में दे रखा है साइज तो ठीक, और नहीं दे रखी तो अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी आइडियल साइज जो है लिख दो। यूं नहीं कि वहां पे कोई जो है 5x10 का प्लॉट यूं कर जाएगा, ऐसा नहीं। प्लॉट की साइज 25x50 ये नॉर्मल साइज होती है प्लॉट की, किसी भी प्लॉट की नॉर्मल साइज है 25x50, ठीक है, 25 तो उसकी चौड़ाई और 50 जो है उसकी लंबाई,
क्योंकि उसके अंदर जो है सही ढंग से सारी चीज़ें जो है वो निकल जाती है। ठीक, तो ये 25-50 के साइज से याद रख लेना। ठीक, उसके बाद उसका एरिया, और कौन सा एरिया है, आसपास एरिया और कौन सा लग रहा है उसके। ठीक है, उसके आगे से रोड कौन सा निकल रहा है। ठीक है, प्लॉट के सामने से रोड निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक है ना। उसके बाद उसमें फैसिलिटी ये भी देखनी है। अब क्योंकि इंसान जब प्लॉट ले रहा है तो वहाँ पे वाटर कंडीशन भी देखता है कि वाटर और पावर की सुविधा वहाँ पे है कि नहीं, भाई वहाँ पे डीपी भी लग रही कि नहीं लग रही, और वाटर की सुविधा है क्या है कि भाई वाटर की सुविधा आपने कर रखी है। मान लो मेरा प्लॉट है तो आपने क्या कुआं खुदा रखा है क्या उसके अंदर सर, या आपने बोरिंग करवा रखी, क्योंकि बोरिंग तो इंसान कब करवाएगा, मकान पूरा बन जाएगा उसके बाद तो बोरिंग नहीं करवाएगा वो। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है मकान पूरा बनने के बाद में फिर कहेगा बोरिंग वाले से कि बोरिंग करने के लिए आओ मशीन लेकर के। पहले प्लाट के अंदर क्या होगी, पहले बोरिंग होगी या पहले कुआं खुदेगा। आ रही ना बात समझ में, तो पहले ये चीजें होगी ना, उसके बाद में फिर प्लॉट बनेगा, मकान बनेगा उसके ऊपर। तो अगर आपने प्लॉट के अंदर ये चीज कर रखी तो ये बता दो, अगर नहीं कर रखी तो एक बात अलग है कि वाटर सप्लाई है उसके अंदर और पावर सप्लाई है उसके अंदर। ठीक, उसके बाद प्राइस कि भाई प्लॉट कितने में बेचना चाहते हो, तो वही 5 फिगर या 6 फिगर लिख देना। तो 5 फिगर में या 6 फिगर में, 5 फिगर में तो सॉरी कम हो जाएगा, 6 फिगर में लिखना, क्योंकि प्लॉटों की कीमत क्या है, लाखों में होती है, मकान की भी कीमत लाखों में होती है, तो यहाँ पे 6 फिगर में आ जाएगा, 6 फिगर। ठीक है, ये 6 फिगर ये लिख देना, क्योंकि लाखों से ही चालू होती, 5 फिगर के अंदर तो फिर वो उसके अंदर आ जाएगा 1000 के अंदर, तो 6 फिगर जो है यहाँ पे वो लिख देना। ठीक है, प्राइस 6 फिगर। उसके बाद विजिट शेड्यूल। अब विजिट शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि भाई अपन जैसे प्लॉट देखने के लिए जा रहे हैं तो सामने वाला जो है या फिर अपना प्लॉट है तो हम जो है किस टाइम से किस टाइम तक अवेलेबल रहेंगे। भाई मान लो सामने वाला आया और अपन मान लो नहीं मिले तो, ठीक है ना, तो उसका आना जाना तो फिर वो हुआ ना, तो आप उसे टाइमिंग बताओ कि मैं 10 से 1 बजे तक आपको विजिट करोगे आप तो मैं उस 10 से 1 बजे तक मिल जाऊंगा, या 10 बजे से जो शाम को 4 बजे तक अगर आप विजिट करोगे तो मैं मिल जाऊंगा। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, टाइम डालना है। विजिट शेड्यूल के अंदर क्या डालना है, टाइम डालना है कि भाई मैं इतनी बजे से इतनी बजे तक जो है वो प्लॉट के यहाँ पे रहूंगा और आप आकर के मेरे से क्या कर सकते हो, मिल सकते हो। आ रही बात समझ में। ठीक है, उसके बाद डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब प्लॉट के अंदर ये भी होता है कि डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, भाई तुमने रजिस्ट्री करा रखी है उसकी, या तुम्हारा जो है पट्टा है या तुम्हारा नोटेरी है। आगे बात समझ में, पट्टे पे है, नोटेरी के पे है, या फिर तुमने रजिस्ट्री करा रखी है। तो डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार के हैं उसके अंदर। ठीक है, अगर रजिस्ट्री करा रखी होगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है ना, पट्टे पे होगी तो उससे कम, और नोटेरी पे होगी तो उससे कम। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें लिखना है नोटेरी लिखनी है या पट्टा लिखना है, ठीक है, या फिर रजिस्ट्री। ठीक, उसके बाद में लोनेबल है या नॉन लोनेबल है। लोनेबल का मतलब यानी कि जो तुम्हारा प्लॉट है उसके ऊपर अगर सामने वाला खरीदना चाहता है तो अगर वो तुम्हें लोन लेकर के तुम्हें पैसा दे रहा है तो तुम लोन से पैसा लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे, क्योंकि लोन का जो पैसा होता है तो फिर वो किस्तों के अंदर डलता है। मान लो 3 लाख अभी डल गए, फिर 4 लाख जो है वो फिर 2 महीने बाद डले, फिर 5 लाख जो है वो 2 महीने बाद डले। तो तुम्हें ये सारी कंडीशन मंजूर है लोन की कंडीशन, या फिर तुम एक साथ ही फुल पेमेंट कैश लेना चाहते हो। लोन की कंडीशन तुम्हें मंजूर है या नहीं है। लोन की कंडीशन मंजूर है तो लोनेबल लिख देना, और अगर नहीं मंजूर है तो नॉन लोनेबल लिख देना। ठीक, आगे बात समझ। उसके बाद वही कॉन्टेक्ट नंबर दे देना, फोन नंबर दे देना और अपना ईमेल दे देना। ये है तुम्हारा प्लॉट फॉर सेल हो जाएगा, ये प्लॉट फॉर परचेज हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। हाउस फॉर सेल समझ में आ गया, आगे समझ में। हाउस में क्या क्या बातें लिखनी है, मकान में क्या क्या बताएगी, समझ में आया ना। ठीक है, ये प्लॉट फॉर सेल ये हो गया। अब उसके बाद होता है लॉस्ट। ठीक है, एक ये आता है कि भाई जो है कोई तुम्हारी चीज जो है वो गुम गई है। मान लो कि तुम जो है कहीं सफर कर रहे थे, है ना, मान लो तुम ट्रेन में थे या तुम बस के अंदर थे और तुम्हारा जो है बैग गुम गया। ठीक है ना, तुम्हारा बैग जो है वो लॉस्ट हो गया। अब तुम जो है उसके लिए आर्टिकल दो कि तुम्हारा बैग जो है वो गुम गया, उसमें तुम्हारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, वो चीजें तुम दो, आर्टिकल में लिखो। अब ये वाला आर्टिकल आता है तो सबसे पहले तो उसमें यही 5-6 बातें आएगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल लॉस्ट। सबसे पहले तो तुम्हें बताना है कि भाई किस कलर का बैग था। मान लो घड़ी हो जाए तो घड़ी भी आ जाएगी उसके अंदर, कोई सी भी चीज वो दे सकता है। आर्टिकल लॉस्ट का मतलब तुम्हारे पास मौजूद कोई सी भी चीज घूम सकती है, सामने वाला कोई सी भी घूमी हुई चीज दे सकता है। तो सबसे पहले तो जो घूमी हुई चीज है उसका नाम, जो चीज तुम्हारे पास खो गई है उस चीज का नाम आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद
अब डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल आएगी, इसके अंदर उसका नाम भी आएगा, इसके अंदर उसका कलर भी आएगा, इसके अंदर उसकी साइज भी आएगी, ठीक है ना। आ रही समझ में, कैसी थी, क्या थी, कितनी बड़ी चीज थी, ये सारा इसके अंदर आएगा। आ रहा समझ में, डिस्क्रिप्शन के अंदर, यानी कि उस आर्टिकल से संबंधित कौन से कलर की है, कैसी है, ठीक है ना, कैसी है लुकिंग वाइज, घड़ी है तो कौन सी कंपनी की है, बैग है कौन सी कंपनी का है, काले कलर का है, ब्लू कलर का है, कौन से कलर का है, ठीक है, उसके ऊपर कोई निशानी लिखी हुई है कि नहीं है, आपका कुछ नाम लिखा हुआ है कि नहीं है। अगर ये कंडीशन है तो ये इसके यहाँ पे लिख देना, ठीक है। उसके बाद किस तारीख को घूमी थी, ठीक है, टाइम क्या था, ठीक। उसके बाद क्लू, और कोई क्लू तुम देना चाहो कि भाई जो है मेरे पास में जो है वो व्यक्ति बैठा हुआ था, या फिर वो पीले कलर की बस में मैं सफर कर रहा था, रोडवेज बस थी, उसके अंदर था, ठीक है। आई समझ में, और कोई भी क्लू जो तुम्हें याद हो उससे संबंधित तुम जो है वो वहां पे लिख सकते हो, जो तुम्हारे दिमाग में आता हो, ठीक। उसके बाद में फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब कोई भी चीज अगर तुम्हारे लिए, तुम किसी को तुम घुमा रहे हो कोई भी चीज, और तुम्हें वो तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट है वो चीज पाना, तो तुम्हें किसी को भी क्या करना पड़ेगा, कुछ रिवॉर्ड तो देना पड़ेगा, इनाम तो बताना पड़ेगा ना, कि भाई सामने वाला अगर ये ढूंढ के देगा तो मैं उसे इतने रुपए दूंगा, या ये उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा, वरना खाली पीली तो मेहनत कौन करेगा। तो वो इनाम के लालच में क्या करते हैं कि लोग बाग, कि हो सकता है कि भाई जल्दी बता दे, तो उसे आप बताओ कि रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेंगे उसे, भाई उसे कुछ कैश दिया जाएगा या और कुछ दिया जाएगा, या एक जोड़ी तुम कपड़े बना के दोगे उसे, क्या करोगे, ठीक है। तो ये चीज भी है, तो ये इसके अंदर रिवॉर्ड पॉइंट, ज्यादातर कोई वो नहीं होता, ज्यादातर क्या मानते हैं उसके अंदर, भाई पेमेंट। रिवॉर्ड पॉइंट में सबको क्या चाहिए, कैश, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैश बता दो, तो भाई ढूंढने वाले को 10,000 दिया जाएगा, 5,000, जो चीज है उसके अकॉर्डिंग। भाई मान लो कि अगर कोई लाखों की चीज घूम गई है, मान लो कोई 5 लाख की, 10 लाख की कोई चीज घूम गई, तो उसको ढूंढने के लिए तुम्हें कम से कम नहीं करके 50,000 से 60,000 ये तो कम से कम तुम्हें देना ही पड़ेगा ना, 40-50,000 तो, वरना किसी को मिल जाएगी तो फिर वो क्यों देगा कि मेरे हाथों तो 10 लाख रुपए की चीज लग गई, या फिर कोशिश ही क्यों करेगा, कम से कम 10% तो उसे देना पड़ेगा। अगर 50,000 की कोई चीज घूमी है तो उसके लिए 2-3 हजार रुपए तो तुम्हें सामने वाले को देने पड़ेंगे, तभी तो वो बताएगा। तो यहाँ पे जो चीज उसके अंदर आई है आर्टिकल क्वेश्चन के अंदर, उसके हिसाब से यहाँ पे उसकी कीमत आ जाएगी। उसके बाद में वार्निंग भी देना जरूरी है। वार्निंग ये दी जाएगी कि अनलॉफुल यूज बाय फाउंडर, ठीक है ना, कि अगर किसी ने अगर उस चीज के साथ गलत इस्तेमाल करा, या उस चीज के साथ में छेड़छाड़ करी मेरे से बिना पूछे, ठीक है, तो उसको क्या होगा कि कानूनी रूप से क्या दी जाएगी, सजा। तो उसे वार्निंग भी यहाँ पे दे देना, ये लाइन लिख देना उठा करके, अनलॉफुल यूज बाय फाउंडर, ठीक है। वार्निंग अगेंस्ट, यहाँ पे लिख देना अगेंस्ट अनलॉफुल यूज, यानी कि अगर उस चीज के साथ में कुछ भी गलत होता है तो फाउंडर जो है वो कानूनी रूप से जिम्मेदार होगा। ये लाइन पूरी उठाकर ऐसे किसी याद कर लेना इस लाइन को, और उठा करके और लिख देना। और उसके बाद में कॉन्टेक्ट नंबर, वही अपना जो एड्रेस है, अपना फ़ोन नंबर है, और अपना जो ईमेल है, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन लॉस्ट हो जाता है, ये तो चीज़ का है, ठीक है, ये तो कोई वस्तु का है। अगर मान लो कोई व्यक्ति का दे दिया उसने कि भाई तुम्हारा भाई जो है वो मेले में जा रहा था और वो घूम गया, छोटा भाई, ठीक है, या दादा दादी या और कोई जो है वो घर से निकले थे और वो गायब हो गए, या और कोई व्यक्ति घूम गया, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, उस व्यक्ति का नाम आएगा, ठीक, उस व्यक्ति के फादर का नाम आएगा, उसने कौन से कलर के कपड़े पहन रखे थे, कौन से जूते पहन रखे थे, आगे चप्पल पहन रखी थी, क्या पहन रखी थी, उसने गले में और कोई चीज डाल रखी थी, पहन रखा था, हाथों में कोई घड़ी बांध रखी थी, ठीक है, उसका हुलिया किस प्रकार का था, उसका रंग किस तरीके का है, गोरा है कि काला है, उसकी हाइट कितनी, वो उठा लेना। कहां से, वो ब्राइड वाले से। कहां से उठाओगे, वो ब्राइड वाले में जो जो भी चीजें चाहिए ना, ब्राइड वाले में जो जो भी चीज चाहिए कि हाँ भाई गोरा कलर, या वो है हाइट जो है वो 5 फुट 10 इंच, तो वो सारी जो वो लाइन तुम याद करो ना, तो उसमें उसकी व्यक्ति की सारी विशेषताएं कि हाइट, उसकी लंबाई, उसका कलर, ठीक है ना, उसने क्या पहन रखा था, क्या नहीं पहन रखा था, लास्ट बार उसको कहां पर देखा, किस जगह देखा गया था लास्ट में उसको, कहां पे बैठा हुआ था या कहां पे तुम्हें दिखा था, ठीक है, घर से कितनी बजे निकला, कब निकला, आ रही समझ में, ये सारी चीजें जो है वो उसके अंदर आ जाएगी। ये टॉपिक तुम्हें दिमाग से तुम खुद ही बना सकते हो, बस दिमाग में तुम्हारा जोर देने की देर है कि भाई एक व्यक्ति मिसिंग है तो उसको ढूंढने के लिए क्या क्या बातें देनी पड़ती है।
यही बातें ही देनी पड़ती है ना कि भाई क्या पहना था, क्या नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, ठीक है, उसका कलर कौन सा है, ठीक है, और उसका रंग कैसा है, ठीक है, लास्ट बार कहाँ देखा गया था, कितनी तारीख को देखा गया था, टाइमिंग क्या थी, ये सारी जो है किसमें पर्सन लॉस्ट में आएगी। और व्यक्ति और चीज घूमती है तो फिर उसमें चीज से संबंधित जो है उसका डिस्क्रिप्शन आएगा कि वो चीज कौन सी थी, कैसी थी, किस कलर की थी, ठीक है, और उसके बाद में फिर उसका डेट क्या था, वही उसकी टाइमिंग क्या थी, और कोई क्लू क्या है, और कहाँ पे कोई उससे और कोई क्लू मिल रहा है तुमको, और रिवॉर्ड पॉइंट, और वहां पे व्यक्ति वाले में भी इनाम देना है, यहाँ पे भी इनाम देना है, और वहां पे भी इनाम देना है। जब तुम यहाँ पे इनाम दे रहे हो, रिवॉर्ड दे रहे हो, तो वहां पे भी तो व्यक्ति को ढूंढ के लाएगा, कोई तो इनाम का हकदार है ना वो, तो वहां पे भी रिवॉर्ड लिखना है, ठीक है। उसके अलावा वही वार्निंग दीजिए जाए कि भाई इस व्यक्ति के साथ अगर कोई गलत जो है आपने हरकत करी या इसको जो है शरीर से या जान माल से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो कानूनी रूप से आप जिम्मेदार हो गए। यही लाइन जो है वार्निंग अगेंस्ट अनलॉफुल यूज बाय फाउंडर, ठीक है, ये आप दे देना, और उसके बाद में फिर ये कॉन्टेक्ट नंबर और ये दे देना। आ गई समझ में?